सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BA 181 के ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के एनालाइज को लेकर, और आप सभी को आंसर बताने वाला हूं जो कि पूरी तरह करेक्ट होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का एक प्रश्न आ रहा था कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 रॉन्ग है, उसका आंसर डैम होना चाहिए। बट डियर, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसका आंसर आपका ऑर्किड से ही होना चाहिए, डैम से नहीं होगा, क्योंकि डैम्स आपका ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ, वो सभी आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, तो ऑर्किड ही आपका ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कराए थे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यानी कि फर्स्ट का जो हमने आंसर आपको बताया हुआ है, थर्ड वाला और कॉमन फ्यूचर जो कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। और सेकंड का आपका आंसर था टूरिज़्म एंड ट्रैवल, ये आपका UN की जो 17th गोल थे उसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पे जैसे ही जाते हैं तो थर्ड का आंसर था ऑर्किड्स। ठीक है, डैम नहीं है उसका आंसर। ओके, याद रखना, ये आर्टिफिशियल लेक, ट्रोफील्ड्स और डैम, बेसिकली ये तीनों ही आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल होते हैं, ना कि मॉडिफाई के। ओके, याद रखिए इसे। वहीं हमने फोर्थ का आपको बताया हुआ था, फोर्थ के में हमने ऑलरेडी बात की थी कि रीजनरेशन ऑफ कार्बन को ये बिल्कुल भी रोल सिग्निफाई नहीं करता है। ठीक है, जो फॉरेस्ट का रोल नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हम बात करेंगे आगे की क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस 6 देखनी है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिकैप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन हम टेक आउट करेंगे एक एक करके। सो क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार पढ़ लीजिए। कम्युनिटी रिसाइड नियर वेस्ट डिस्पोजल साइट रिसीविंग लेस इकोनॉमिक बेनिफिट देन द कम्युनिटी जनरेटिंग द वेस्ट रिप्रेजेंट। देखो, ये एक्चुअल में 2-3 कारण हैं, बट जो एक्चुअल आंसर पे अगर हम जाए तो वो है आपका प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। ठीक है, कई जगह कुछ लोगों ने मतलब कि इंटरनेट पे भी आप देखोगे तो कुछ एक अलग अलग आंसर हैं, बट अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोसीजरल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यानी कि थर्ड आपका करेक्ट होगा। ओके, वहीं हम 8th की बात करें, देखिए अगर हम स्टीवर्ड्स की बात करते हैं, स्टीवर्डशिप की बात करते हैं, तो ये ऐसे इलाकों से जुड़ी बातें हैं जो बेसिकली गांव या रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब वहीं हम बात करें, जैसे अर्बन की बात करें, ट्राइबल की बात करें, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी या फिर पेस्टोरियल की बात करें, तो इसमें से द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो इन सभी को स्टीवर्ड्स को जो सेंस हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियल नहीं होती वो कम्युनिटी, वो होती है आपकी अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, इसको याद रखना। आप हो सकता है आप लोग में से किसी ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी या फिर पेस्टोरियल कम्युनिटी किया होगा तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने अर्बन कम्युनिटी पर टिक किया है वो आपका राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा व्यू पार्ट अलग कर दिया इसमें से, क्योंकि इन सिमिलर 2 मायने निकलते हैं इस क्वेश्चन की, लेकिन कई बार हम कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग यार इसका जो करेक्ट आंसर जो निकल के आया था वो था आपका यूरोपियन व्यू। अगर आप देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अगर आप सिंपली ऊपर से देखोगे तो कई बार बच्चे इंडियन व्यू भी लगा के आए होंगे, और हो सकता है मोस्टली बच्चों ने लगाया होगा, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने यूरोपियन व्यू लगाया है तो वो आपका राइट है। ठीक है, याद रखना इसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय, जो वाटर साइकिल है आपकी वो होती है आपकी हाइड्रोजन से। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी हाइड्रोजन से ही आपका वाटर साइकिल स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, 11th डायरेक्ट फॉर्म है, और ये मैं इस तरह के क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। 11th क्वेश्चन है, और वही मैं बात करूँ आपका जो पहले के 6 क्वेश्चन थे, ये 6 के 6 आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख पाएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, उनमें से ये डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, एक टर्म्स चेंज करके वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने सही से वीडियोस देखी हैं और मेरी बात सुनी होगी तो आप लोगों ने आंसर रॉन्ग नहीं किया होगा। 11 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, जो कि एक तरह से ऑटोट्रॉप्स की ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोट्रॉप्स। ओके, एक और क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट लाइन है आपकी बुक में से। ठीक है, इस चैप्टर तक आई थिंक मैंने ये नहीं कराया था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं आई थिंक ये चैप्टर मेरे से इंक्लूड नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर अबव मीन सी लेवल।
ठीक है। तो जब आप बॉक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन में फोर्थ वाला 9000 मीटर से, ठीक है। पेज नंबर 25 पे ये आंसर अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट की बुक में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। और इसमें भी सेम है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसमें से टिक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं गाइस। इन एन इकोसिस्टम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय, ठीक है। ऑप्शन है फेगोट्रॉप्स, रिड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द रिड्यूसर्स, क्योंकि ये टर्म्स हम यहाँ पे और यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं सेफोट्रॉप्स, ठीक है। ये टर्म्स भी आपके डिकम्पोजर्स के लिए भी यूज़ की जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट सेकेंड वन। याद रखना, अगर आपने सेकेंड किया तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC and about 1800 AD coincide with the dash. First, growth in agriculture. Second, industrial revolution. Third, large scale urbanization. Fourth, decrease in death rate. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट, अगर आप लोगों ने बुक में देखा है और पढ़ा है तो यहाँ पर एक ग्राफ आपके लिए मेंशन कर रखे हैं, वो मैं आप सभी के साथ में बाद में शेयर कर दूंगा। बट अगर आपको देखना है ये, तो आप लोग पेज नंबर 248 पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बात करते हैं वहीं आपके क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक से पूछा हुआ है, और ये मेरे हद तक मैंने बनाए भी थे जब क्वेश्चन प्रेयर कर रहा था, बट अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए थे क्वेश्चन, जिस वजह से अभी अपलोड नहीं किए हैं। लेकिन जून के सेशन तक ये सारी क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे और सभी चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन आप सभी को चैनल पर मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन है। द ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूरोप एंड एशिया वॉज किल्ड ड्यू टू। पैंडेमिक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी चली थी जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। उस बीमारी का नाम था वोल्केनिक प्लग, ठीक है। ये आपकी इसके कारण मतलब आधे से ज़्यादा जनसंख्या पूरी ध्वस्त हो चुकी थी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकल डिसीज। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इजीली आप टैकल कर सकते थे। मलेरिया, ठीक है। मलेरिया क्यों? क्योंकि ये आपके मॉस्किटो से फैलती है, ठीक है, तो ये जेनेटिकल नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन होगा, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन एक ही दिया है, बाकी ये डायरेक्ट 1/4 में आपके आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द सेकेंड वन, बिकॉज ऑफ दैट पॉइजन जो होता है आपका केमिकली होता है। वहीं हम बात करें नॉइज़ यानी कि शोर शराबा, वो आपका अगर देखें तो आपकी यहाँ से ये इसका हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट का क्या हो जाएगा? फिजिकल, जो आप लोग करते हो। ओवर क्राउडिंग क्या होगी? सोशोलॉजिकल, ठीक है। और अगर किसी को एलर्जी वगैरह होती है वो बायोलॉजिकल टर्म्स में डिनोट होती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट का फोर्थ, बी का सेकेंड फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और मेरे ख्याल से ये मैंने इंक्लूड किया था बट अलग टर्म में, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके अलग तरह से दिया है। देखो, एग्जामिनर की और मेरी सोच हर एक टाइम पे एक नहीं हो सकती, हो सकता है उनके माइंड में डिफरेंट हो, और मॉडिफाई करना अच्छी बात है, क्वेश्चन मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है, इन ए कॉन्फियरस फॉरेस्ट द सॉइल इज, कि किस टाइप की वहाँ पर सॉइल पाई जाती है। ऑप्शन है रिच इन मिनरल्स, एसिडिक एंड मिनरल्स डेफिशिएंट, बेसिक एंड मिनरल डेफिशिएंट, मॉडरेटरी बेसिक एंड रिच इन मिनरल न्यूट्रिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द सेकेंड वन, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। एक तो यहाँ पे एसिडिक होती है और दूसरी यहाँ पे मिनरल्स भी कम पाए जाते हैं, ओके, याद रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी बुक का है और ये मैंने इंक्लूड किया था, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो देख लेना, ये क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इंक्लूड कर चुका हूँ इसको। इसका पेरीफाइटन है। इसमें क्या होता है, जो स्टेम्स हैं बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो तैरते हुए नजर आते हैं कई मामलों में, ठीक है। इसके उदाहरण के लिए आपको मैं वीडियोस में दिखा दूंगा, जब हम उसके एक बार डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा भी कि कई सारे क्वेश्चन मेरे में से आए हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का ये सवाल था कि भैया एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कुछ बच्चों ने ये लिखा है लेकिन बाकी बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन आए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और ये भी सिंपल आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसका लिटोरियल जोन है, ठीक है, फर्स्ट, ओके।
और इसमें यार पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब कि ये पूरा हम नॉलेज नहीं करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही रखूँगा, डायरेक्ट आंसर्स पे ही जाएंगे। एंड हिस्ट्री इज़ ए ट्रांजिशन जोन रिप्रेजेंटिंग, सो हिस्ट्री क्या रिप्रेजेंट करती है, और ये मैंने टर्म आपको बताई भी थी जब मैं इस चैप्टर को करा रहा था आपके साथ में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट यूनिक इकोलॉजिकल फीचर एंड बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है और ये मैंने इंक्लूड किया था, ये वाला भी क्वेश्चन, इसका सिंपल है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, आप जैसे जानते हैं अमेजोन बेसिन या फिर अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, और ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, ये टर्म भी मैंने वहाँ पे मेंशन की थी कि सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है आपकी फॉरेस्ट फायर की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था और मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो पैसेंजर पिजन थे इसके बारे में कई सारी दिलचस्प पॉइंट थे, और ये नॉर्थ अमेरिका की यार पंछी हैं और इनके साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। देखो, अगर हम पूरा 2-3 पॉइंट देखें तो हमें लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, बट अगर हम देखें डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण ये विलुप्त हुए थे, जिसके कारण ये रीज़न बना था। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट वन है। आगे बढ़ते हैं 24 पे। ये क्वेश्चन आई थिंक जब मैंने क्लास ली थी, जब मैंने कराया हुआ था, बट यूट्यूब पे नहीं कराया, बट सेशन में बताया हुआ है। सो क्वेश्चन है द वेट्स विच कॉज इनॉर्मस डैमेज इन फिश एंड राइस क्रॉप। ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर हाइसिंथ होता है, एक तरह का प्लांट है जो पूरी तरह जो जड़ें होती हैं बेकार कर देता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वन। ओके, एक और क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन दे दिया था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज़ बीन यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ डैश। अब देखो, इसमें जितनी भी आपके रेप्टाइल्स वगैरह हैं उनके लिए, हम एम्फीबियंस के लिए नहीं यूज़ किया जाता, जितने भी विशालकाय एनिमल्स हैं उनके लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो है एलिफेंट। ठीक है, इस पर ही वर्क चल रहा है, अभी रिसर्च काफ़ी चल रही है ऐसी चीज़ों पर, और ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही है डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। और जब मैं इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा था तब मैंने बताया हुआ था कि ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बायोडाइवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हॉट सपोर्ट से क्वेश्चन और उसकी टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द फोर्थ वन, लार्ज नंबर ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। ठीक है, जो कि इसका एक पार्ट नहीं है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी हॉटस्पॉट होते हैं उनको कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में स्पीसीज पाई जाती हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक से है, डायरेक्टली बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी ऐसी टर्म्स और इंडिया में हमारे 4 ही हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट वेस्टर्न घाट। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर आपने 2 किया है तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और हमारे देश में इसकी काफ़ी बार फेस्ट होता है। वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन? वो है मैंगो। मैंगो फेस्ट बहुत प्रकार से होते हैं। ठीक है, वैसे ऑन द रिकॉर्ड अगर देखोगे कई जगह पे 1000 दिया है, कई जगह पे 1200 दिया है, बट मोर देन 1500 से भी ज़्यादा प्रकार के आमों की वैरायटी पाई जाती है भारत में। ठीक है, डाटा डिफरेंट कई जगह पे दे रखे होते हैं और नेम भी ऐसे हैं यार कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे, कई अलग अलग प्रकार के हैं। इनफैक्ट मुझे भी पूरे याद नहीं है, मुझे आई थिंक 17 या 18 के अराउंड याद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर अवेलेबल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। अगर रिवर, लेक या एटमॉस्फेयर में देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका ग्राउंड वाटर की फॉर्म में उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने प्लांट का नेम बताया उसे जलकुंभी भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आप देख लेना, नेट पर आपको मिल जाएगी इसकी पिक्चर्स। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? देखो, इसमें 2 बातें हैं और हो सकता है किसी बच्चे ने थोड़ी कन्फ्यूज़न ले ली हो, बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक मैंग्रोव है
और दूसरा कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स में देखने को मिलता है, कोरल रीफ्स आपकी ग्लोबली सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम टेरेस्ट्रियल में देखें तो आपकी मैंग्रोव है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट, ग्लोबली यहाँ पे बात करेंगे तो कोरल रीफ्स आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने गलती से मैंग्रोव किया है तो आपका करेक्ट नहीं होगा, कोरल रीफ्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच वाटर ऑन दी अर्थ इज रेडियली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज़। देखो यहाँ पे कई सारे अलग अलग डाटा हैं। वैसे हम अमूमन लेके चलते हैं यार 3% वाटर अवेलेबल है, उसमें से 2% आपके सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से 1% के अराउंड और 1% से भी लेस यानी 0.07% आपका वाटर एक्सेसिबल यूज़ में है, और 2-3 और डाटा हैं। लेकिन लगभग अगर कहीं पर डाटा पूछा जाए तो हम 1 के अराउंड रख सकते हैं। ठीक है, जो एक्सेसिवली ईजिली अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक है, तो 1% आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अगर 0.7 होता तो वो वाला आप यहाँ पे टिक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज़ लो फर्टिलिटी इन इंडिया इज़। देखो सबसे ज़्यादा लेस, अगर कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने गलती से डेजर्ट लगा दिया हो, क्योंकि हम समझते हैं ना रेगिस्तान में बहुत बेकार वहाँ पे फसलें नहीं होती, लेकिन वहाँ की भी सॉइल ठीक ठाक होती है, लेकिन रेड सॉइल सबसे बेकार होती है जिसमें फर्टिलिटी एकदम लेस होती है। ठीक है, तो रेड सॉइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए वंडिंग भी आपका है, मल्चिंग भी है, सॉइल मॉइस्चर कन्वर्सेशन भी है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन जो कि नहीं है वो है आपका सेकंड। अगर आपने सेकंड पे लगाया तो आपका करेक्ट आंसर है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इस चैप्टर की मैंने MCQ तैयार नहीं किए थे, कुछ एक बताए थे, बाकी आपको नोट्स के माध्यम से बताया हुआ है कि आप सभी को इसमें से क्या क्या पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें मैंने बताए थे आपको कि आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स पढ़ के जाने थे। तो आपके जितने भी ये ऊपर के ये 3 हैं, बायोमास, जियोथर्मल और विंड एनर्जी, ये तीनों ही कन्वेंशनल में आपके नहीं आते, ये तीनों ही नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। और आपका जो कि लास्ट वन है, ठीक है, ये वाला आपका एटॉमिक एनर्जी, ये आपका कन्वेंशनल सोर्स में आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि आपका कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 35 है, ए बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट। सो बायोमास गैसीफायर बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, ये एक प्रकार का आपका जो जिस प्रकार के हम कहते हैं ना, इसमें कन्वेंशनल सोर्स उसी की कैटेगरी में ये भी आता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सॉलिड को लेते हैं, उससे गैसेस फ्यूल के रूप में एनर्जी यूज़ में लेके आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट फर्स्ट वन। ओके, याद रखना, अगर आपने ये करके आए हो तो आपको पक्के से नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये एक्यूरेट है, इसमें गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग जो भी लगाया, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कहेंगे भैया हमने ये लगाया ये करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, जो करेक्ट है वो करेक्ट है। ओके, 36 है क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर ए फ्यूल सेल। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा बात नहीं है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, द बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज टेस्ट पॉपुलेटेड दैट कैन बी सपोर्टेड द रिसोर्स ऑफ द प्लांट एट ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो द मैक्सिमम सपोर्ट करती है कैरिंग कैपेसिटी को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, फर्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये बेसिक सवाल है गाइस, और मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादातर बच्चे करेक्ट करके आएंगे। ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, और ये क्लोरीन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट क्लोरीन। ठीक है, आपने 4th वन टिक किया है तो आपका आंसर एकदम 100% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। कि कौन सी जो एक्ट हैं वो क्लाइमेट चेंज से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो गाइज ये वाला भी आप यहाँ पे समझ जाइए, UNFCC ये भी क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ये भी आपका क्लाइमेट चेंज को है, और क्योटो प्रोटोकॉल भी आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए ही थी। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं थी, ये आपकी ओजोन लेयर डिप्रेशन जो हो रहा था उसके रिलेटेड में ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है,
सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट फोर्थ वन। अगर आप ये करके आए हैं तो ये करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ एटमोसफेयर। अगर आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग किया है तब भी ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ी मिसप्रिंट देखने को मिली है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट सेकेंड वन, 15 to 50 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। और बुक में आपकी 15 से 35 दे रखा है, वो रॉन्ग दे रखा है वहाँ पर। सो कई बार प्रिंटिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, किसी बच्चों को छोटा सा भी अंदाज़ा होगा तो वो अच्छे से करके आया होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो एसिडिक रेन होती है उसे हम कहते हैं भैया, जब 4 के अराउंड हो जाए, 5 से लेस जैसे ही होती है उसे हम एसिडिक रेन कहना स्टार्ट कर देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि 5.5 pH होगा। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर एसिड डिपोजिशन की बात की जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ये तो बहुत बेसिक सा है, इनफैक्ट क्लास 6 से ये पढ़ाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCC। ठीक है, जो कि आपकी फ्रिज वगैरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे जात होती है, इसलिए कहा जाता है इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए ताकि हम लोग इससे बचे रहें। नेक्स्ट वन है, ये भी बेसिक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूराइन। देखो आप सभी को पता है, ये अपने वाटर का भी इनके लिए आता है और इनको रेगिस्तान से भी लिंक करके जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है आपकी कैमल। ठीक है, एक और टर्म यूज़ की जाती है अरेबियन कैमल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या था, कैमल। ठीक है, अगर आप ये करके आए हैं तो आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स नहीं होता। हम देखते हैं ना कि पॉइंट सोर्स का क्या है कि एक जगह से सारा वेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बट ऐसी जगह जो ऐसी फील्ड इलाके होते हैं वहाँ से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता पॉइंट सोर्स। वो क्या है आपके, फर्स्ट वन, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। जितने भी आपके खेत वगैरह होते हैं वहाँ से आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सब में डिस्पोजल देखने को मिलता है इन तीनों में। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, व्हेन वाज द ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड, कि कब ये लागू किया गया, कब ये प्रिवेंट किया गया। ठीक है, तो यार ये 1981 में 29 मार्च को किया गया था। ठीक है, और ये भी एक अच्छा कदम था, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एक वैश्विक या फिर ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसको इशू को रिसॉल्व करना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC रिलेट टू। UNFCCC ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, बताइए कि क्या है, आप लोग क्या करके आए हैं इसका आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका सीधा सा आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस के बिहार पर। ठीक है, अगर आपने ये करेक्ट करके आए हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा, अदरवाइज अगर आप कुछ और करके आए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, याद रखना। क्वेश्चन 47 है, विच इज़ नॉट ए वेस्ट मिनिमाइज मेथड। ईजी सा है, और ये बेसिकली यहाँ पर तीनों जो ऊपर के हैं वो आपके वेस्ट मिनिमाइज मेथड दे रखे हैं, और जो लास्ट वन है वो वेस्ट डिस्पोजल का है। ठीक है, तो अंदाज़ा लग गया होगा करेक्ट क्या है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फोर्थ वन, लैंडफिल, जो कि डिस्पोजल के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट। तो भैया ये तो बेसिक सा है, इंसिनरेशन है। ठीक है, इंसिनरेशन में कॉस्टिंग बहुत हाई आती है, लेकिन ये बेस्ट रहता है टॉक्सिक वगैरह मटेरियल्स को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, लैंडफिल भी है, लैंडफिल आपका सॉलिड वेस्ट वगैरह के लिए यूजफुल ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इसमें इंक्लिनेशन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये एक तो हाई कॉस्ट देता है लेकिन इफ़िशेंसी अच्छी होती है, टॉक्सिक से बचे रहते हैं। अदरवाइज हादसे बहुत होते हैं टॉक्सिक चीज़ों में, पता चले आपने कहीं पे कुछ वेस्ट डिस्पोज करने के चक्कर में पूरी आधी बल्कि आधे से ज़्यादा आबादी कम कर दी, तो वो सही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए इंक्लिनेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको, और ऑलरेडी मैंने क्लासेस में ये कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए वाटर बॉडी। सो बेसिकली अगर आपके घर में आरओ है या फिर कहीं पे पानी के बारे में हम पता करते हैं तो TDS कैलकुलेट किया जाता है उसका। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, अगर आप TDS करके आए हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा।
अगर आपने कुछ और किया है तो आपको एक नंबर नहीं मिलने वाले, याद रखें। लास्ट वन क्वेश्चन है, NBA हैज़ बीन सेट अप अंडर द एक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2003 में ये लेके आई थी। और इस एक्ट के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑलरेडी हम क्लासेस में कर चुके हैं और विस्तार तरीके से आप सभी के साथ पे क्लासेस में किए जाएंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारे आंसर मिल गए होंगे और ये सारे आंसर एक्यूरेट हैं। एक क्वेश्चन का आंसर शायद मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे, बाकी सारे के सारे करेक्ट है और एक में भी कोई गलती नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग ये करके आए हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आप कुछ और लिख कर रहे हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, आप सभी के चैप्टर वाइज MCQ भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट ईयर के इन्वायरमेंट स्टडीज़ के, उनके लिए क्वेश्चन पेपर यानी कि इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस सेट बना दिए जाएँ ताकि उनको दिक्कत ना आए। और भी आपके कोर्सेज़ की वीडियोस मिलती रहेंगी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कोई भी क्वायरी है तो इंस्टा पर DM कर दें। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।